मैं कल बाबूजी को गांव लेने जा रहा हूँ। काफ़ी देर सोचने के बाद विशाल ने फैसला सुना दिया। बाबूजी को देखते ही अंश दौड़कर उनसे लिपट गया। रमा ने भी न चाहते हुए बाबूजी के पैर छुए और चुपचाप चली गई। वैसे तो मनोज जी को शहर का जीवन बिल्कुल भी पसंद ना था। उन्हें तो अपने गांव की खुली हवा ही अच्छी लगती थी, पर पत्नी के जाने के बाद भी बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। अब बीमार भी रहने लगे थे। विशाल का बार बार छुट्टी लेकर गांव जाना मुमकिन नहीं था, इसलिए इस बार जब वह बीमार हुए तो विशाल ने उन्हें अपने हाथ रखने का फैसला कर लिया। कम से कम सामने रहेंगे तो मन को तसल्ली रहेगी, वरना गांव में तो देखने वाला भी कोई नहीं है। यह सोचकर विशाल उन्हें अपने साथ घर ले आया। घर रहने के लिए बाबूजी वाला कमरा जो पहले किराए पर दे रहा था वह खाली करा दिया गया। विशाल के इस फैसले रमा खुश नहीं थी। बाबूजी के आने से एक तो खर्चा भी बढ़ गया था, दूसरा किराएदार के जाने से किराए के पैसे भी आना बंद हो गए थे। ऊपर से रमा का काम भी बढ़ गया था। अब उसे उनके लिए अलग से फीका खाना बनाना पड़ता। पहले तो अंश के स्कूल आ जाते ही कभी शॉपिंग तो कभी सहेली के साथ घूमने निकल जाती थी, पर अब बाबूजी के कारण उसे घर में ही रहना पड़ता। बहू नहा के लिए घर में पानी लगा देना। अखबार पढ़ते ही मनोज जी ने कहा, लो हो गया इनका ऑर्डर शुरू। मन ही मन बड़बड़ाते हुए रमा ने पानी लगा दिया। बाबूजी से बोल दो अभी तो ठंड भी शुरू नहीं हुई है, तो गर्म पानी से क्यों नहाना। अभी तो अंश भी नॉर्मल पानी से ही नहाता है। विशाल के घर आते ही रमा ने शिकायत शुरू कर दी। अरे तो क्या हो गया, बूढ़ा शरीर है, जरा में ठंड लग जाती होगी। विशाल ने समझाते हुए कहा, बिजली का बिल वह देगा। क्या आजकल इनके लिए दिन भर टीवी पंखा चलता है, हमारे ही खर्च पूरे नहीं होते, ऊपर से इनके खर्च भी उठाओ। रमा ने जुझलाते हुए गुस्से में कहा, मनोज जी अब स्वस्थ हो चले थे। पोते की मीठी मीठी बातें उनके मन को शीतल कर जाती। अंश को भी उनसे बहुत लगाव था। स्कूल से आते ही उनके साथ खेलना और कहानियाँ सुनना उनसे बहुत अच्छा लगता था। क्या बताऊँ यार, जब से यहाँ आए हैं मेरा तो जीना ही हराम हो गया है। दिन भर इनकी सेवा में चला जाता है, एक मिनट भी फुर्सत नहीं मिलती। रमा फोन पर अपनी सहेली से बोल रही थी। अरे तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है, तुझे तो अच्छा ही है, बस ज़रूरत है काम निकलवाने की। मतलब ये कि अब तो तेरे ससुर ठीक हो गए हैं, तो तू अपने घर के छोटे मोटे काम उनसे करवा सकती है, जैसे सुबह दूध लाना, शाम को सब्जी लाना, अंश को ट्यूशन छोड़ने जाना और ले आ जाना। अब इन सब कामों से तू फ्री हो सकती है। अरे तुझे तो बैठा बिठाया एक फ्री का नौकर मिल रहा है, तू समझ क्यों नहीं रही, तेरा सभी काम आसान हो जाएगा। अगले दिन ही विशाल के जाते ही रमा ने मनोज जी को दूध लेने भेज दिया। अंश को ट्यूशन लाने और ले जाने का काम अब मनोज सब करने लगे थे। मनोज जी को भी अच्छा लगता, वैसे भी वो घर में बैठे बैठे बोर ही हो जाते थे। अब घर से बाहर निकलने लगे तो उन्हें भी अच्छा लगने लगा, पर रमा ने तो बाहर का पूरा काम धीरे धीरे उन पर ही छोड़ दिया। चाहे बिजली पानी का बिल हो, चाहे सब्जी भाजी लाना हो, या कभी कुछ किराए से थोड़ा बहुत सामान लाना हो, सब काम मनोज जी को ही देखने पड़ते। यहाँ तक कि घर में झाड़ने पूछने का भी काम बाबूजी को ही दे दिया। धीरे धीरे बाबूजी ये सब काम करने लगे।
मनोज जी को सब समझाते थे, पर उनका कारण बेटे की परेशानी ना बढ़े इसलिए चुप ही रहते थे। पर रमा के शब्द की बाबूजी के आने से खर्चा बढ़ गया, उनके कानों में पड़ ही जाते। एक दिन अंश ने ट्यूशन से लौटते हुए बातों बात में बाबूजी से कहा, दादाजी आप 4 रोटी बराबर काम करते हो। उसकी बात सुनकर मनोज जी थोड़े चौंक गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि नन्हा अंश क्या बोल रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि नन्हा अंश ये क्या पूछ रहा है। हाँ बेटा, मैं 4 रोटी बराबर काम करता हूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ, पर तुमसे ऐसा किसने कहा? मनोज जी ने बातें बनाते हुए कहा। माँ बोल रही थी फोन पर कि बाबूजी 4 रोटी खाते हैं, इसलिए अब मैं इतना काम ही भी करवाती हूँ उनसे। मासूम अंश के मुंह से यह शब्द सुन मनोज जी शून्य रह गए। शाम को ही उनसे खाना न खाया गया। वे चुपचाप अपने कमरे में ही लेटे रहे। विशाल ने रमा से पूछा तो उसने बोल दिया कि बाबूजी खाना खाकर सो गए। विशाल ने सोचा शायद बाबूजी माँ को याद करके परेशान है। यह सोचकर उसने उन पर ज़्यादा दबाव न डाला। अगली सुबह बाबूजी के बाहर न आने पर विशाल बाबूजी के लिए चाय लेकर गया तो देखा उनको थोड़ा फीवर था। विशाल ने बाबूजी को दवाएं दी और साथ में हिदायत भी दी कि बाबूजी आप आराम कीजिए, मैं रमा से बोल लूँगा कि वह वक्त पर आपको दवाई दे और आपके खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखे, और अगर कोई ज़्यादा परेशानी हुई तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। बेटे की बातें सुनकर उनकी आंखों से आंसू आ गए, पर उन्होंने अपने आंसू छुपा लिए और ना चाहते हुए भी अपने बेटे से कुछ नहीं कहा। विशाल के जाते ही रमा आई और बोली, बाबूजी आज काम करने का इरादा नहीं है क्या? चलिए उठिए और ये जाकर साफ कर दीजिए। आज मेरी कुछ सहेली घर आ रही हैं, और हाँ, इसके बाद बाजार से नाश्ता भी लाना है। बाबूजी बोले, बहू आज मेरी तबीयत खराब है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। अरे वाह बाबूजी, आप एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो। मेरे सामने ये सब नहीं चलेगा। अगर आपको यहाँ रहना है और मुफ्त की रोटियाँ तोड़नी है तो बदले में तो इतना काम तो आपको करना ही पड़ेगा। यह पकड़ो झाड़ू और चलिए जल्दी करिए। बहू की बातें सुनकर बाबूजी की आंखों में आंसू आ गए और वह चुपचाप बिना कुछ कहे काम पर लग गए। पर आज उनका शरीर भी उनका साथ नहीं दे रहा था। ना चाहते हुए भी उन्होंने सभी काम निपटा दिए और दोपहर को बहू से बोले, बहू मुझे भूख लगी है, कुछ खाना दे दो। रमा बोली, बाबूजी देख नहीं रहे, अभी मेरी सहेलियां आने वाली हैं, उनके जाने के बाद ही आपको कुछ खाने को मिलेगा। हाँ, कृपया करके मेरे सहेलियों के सामने अपने कमरे से बाहर मत आइएगा। बाबूजी चुपचाप अपने कमरे में चले गए। छोटा अंश खड़ा हुआ यह सब देख रहा था। उसने चुपचाप अपने दादा के लिए एक कटोरी में रसमलाई रखी और बाबूजी को दे आया। बाबूजी का बुखार और तेज हो गया तो अंश ने उन्हें अपनी दवाई दी। शाम को विशाल ने बाबूजी को खाना खिलाया और दवाई दी। बाबूजी का बुखार तो उतर गया था, पर उन्होंने सोच लिया था कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगे। अगले दिन उन्हें देख सब चौंक पड़े। बाबूजी अपना वही पुराना झोला लिए गांव जाने को तैयार खड़े थे। क्या हुआ बाबूजी? विशाल ने बड़े दुखी मन से पूछा। आप सुबह सुबह कहाँ जाने को तैयार हो गए हैं? विशाल ने आश्चर्य भरे स्वर से कहा, बस बेटा, अब मुझे वापस जाने दो, यहाँ मन ही नहीं लगता। वहाँ कम से कम यार दोस्तों और चाय की दुकान पर बुजुर्गों की सभा में दिन गुजर जाता है। क्या हुआ बाबूजी? क्या कोई मुझसे
या रमा से कोई गलती हो गई। नम आंखों से विशाल ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। बाबूजी ने झूठ बोलते हुए कहा, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम लोगों से कोई गलती नहीं हुई है, पर अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी अपने लिए अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। गांव में भले ही भौतिक सुख सुविधाएं ना हो, पर जहाँ मैंने जीवन के 60 बरस बिता दिए, जहाँ तेरी माँ ने कोना कोना अपने हाथ से सजाया, मानसिक सुख सिर्फ और सिर्फ वही मिलता है। मुझे अब यहाँ से जाना है। यहाँ आकर तुम सबके साथ जितना भी समय बिताया वो पल यादगार रहेगा। मेरी चिंता मत करना, अब मैं वहाँ जाकर बीमार नहीं पड़ूंगा। झूठी हंसी हंसते हुए मनोज जी ने कहा। मनोज जी सोच रहे थे अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए यह ज़रूरी है। बाबूजी जाने लगे तो नन्हा अंश उनके सामने आकर खड़ा हो गया और रोने लगा। दादाजी, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। रमा ने अंश को अपने ओर खींचने की कोशिश की तो अंश ने धक्का दे दिया और विशाल से बोला, पापा, दादाजी मन ना लगने की वजह से नहीं जा रहे हैं, बल्कि मम्मी दादाजी से आपके जाने के बाद नौकरों की तरह काम करवाती है और कल दादाजी ने खाना मांगा तो उन्हें खाना भी नहीं दिया। कल बुखार में भी दादाजी ने काम किया था। सब सुनकर विशाल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। बाबूजी की आंखों में आंसू सब बयां कर रही थी। रमा ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा तो विशाल ने एक जोरदार से तमाचा उसके गाल पर रख दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बाबूजी के साथ ऐसा करने की? शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी पत्नी कहते हुए। विशाल गुस्से में अपने कमरे में गया और रमा का सामान बांध कर ले आया और बैग उसके हाथ में थमा दिया और बोला, अब तुम यहाँ से जाओ और घर में बाबूजी ही नहीं बल्कि तुम जा रही हो और दोबारा इस घर में मत आना। और हाँ, मैंने तुम्हारे घर वालों को सब बता दिया है, इसलिए तुम्हें वहाँ जाकर बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आराम से रहना खुली हवा में और आज़ाद ज़िंदगी। और हाँ, अंश यहीं रहेगा अपने पापा और दादाजी के साथ। रमा बाबूजी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी तो बाबूजी का दिल पिघल गया और बोले, बेटा बस बहुत हुआ, अब माफ़ कर दो बहू को। नहीं पापा, मैं इतना महान नहीं हूँ जिसने मेरे देवता जैसे बाबूजी के साथ नौकरों जैसा बर्ताव किया, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। इतना कहकर वो घर के अंदर आ गया। रमा रोती हुई वहाँ से चली गई। अंश भी अपने पापा और दादाजी के साथ बहुत खुश था। विशाल ने बाबूजी की देखभाल के लिए एक काम वाली रख ली जो उनका ख्याल रख सके, लेकिन मनोज जी बहू के जाने से खुश नहीं थे। उन्हें अपने बेटे की अकेलेपन की चिंता थी। एक दिन वे बहुत बीमार थे, शायद अब उनके जाने का वक्त आ गया था, तो उन्होंने बहू को बुलाया और बेटे से कहा, बेटा अब बस बहुत हो गया, बहू को माफ़ कर दे। देख, अब मेरा भी कुछ पता नहीं था कब बुलावा आ जाए। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने दिल पर कोई बोझ लेकर जाऊं। तुम सब खुश रहो तो मुझे भी आत्मा को शांति मिलेगी। बाबूजी की सब बातें सुनकर रमा और विशाल की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी ही स्टोरी आप लोगों तक पहुंचाती रहती हूं। सो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर। तब तक आप लोग अपना अच्छे से ध्यान रखें।